थेफ्ट, चोरी। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ थेफ्ट, यानी थेफ्ट क्या है, थेफ्ट के विभिन्न प्रकार क्या हैं, थेफ्ट कब गंभीर रूप धारण कर लेती है, और थेफ्ट के आवश्यक तत्व क्या हैं, किन किन रूपों में ये चोरी का अपराध बन जाता है, कब चोरी का अपराध नहीं बनता है, यानी संपत्ति लेने पर भी चोरी का अपराध बनता है, संपत्ति लेने के बाद भी चोरी का अपराध नहीं भी बन सकता है, आदि विभिन्न बातों की चर्चा हम लोग करेंगे विथ केस लॉज। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्टार्ट किया जाए, अगर थेफ्ट के बारे में या चोरी के बारे में बात की जाए तो बचपन से लेकर के आज तक सभी व्यक्तियों ने लगभग कुछ ना कुछ माँ बाप के अपने जेब से, पर्स से कुछ पैसे ले लिए हों, कोई खाने पीने का सामान ले लिया हो, गन्ने के खेत से आपने गन्ना तोड़ लिया हो, किसी का किसी न किसी रूप में हम लोग सभी चोरी में शामिल रहे हैं। अगर आप नहीं शामिल हैं तो आप परेशान ना हो, दुखी ना हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं कम से कम शामिल रहा हूँ। तो अब इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि किसी का सामान ले लेना बिना उससे पूछे, इसी बात को हम सामान्य तौर पे चोरी के नाम से जानते हैं। अब इसको अगर हम लोग अपने एक्ट के हिसाब से यानी बीएनएस के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो अब जैसा कि इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि महिला जा रही है और दूसरा व्यक्ति उसके पर्स से धीरे से मोबाइल निकाल रहा है, और इसी तरह से मिलता जुलता एक चैन स्नैचिंग भी है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग अभी केवल थेफ्ट पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो थेफ्ट को जो सामान्य रूप से परिभाषित किया जाता है, डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट इज कमिटेड बाई ए पर्सन हु इंटेंड्स टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, यानी जो बेईमानी से दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, तो इसी बात को हम चोरी के नाम से जानते हैं। अब इसे किस तरह से परिभाषित किया गया है संहिता में, यानी संहिता की धारा 303 में चोरी शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अब धारा 330 को यदि देखा जाए तो धारा 330 क्या कह रही है बीएनएस की, whoever intending to take dishonestly, यानी जो बेईमानी पूर्वक लेने का आशय रखते हुए any movable property out of the possession of any person, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से without the person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft, यानी कि दूसरे के कब्जे से चल संपत्ति लेने के लिए उससे पूछे बिना या उसकी सम्मति के बिना लेने के लिए हटाता है, तो इसी बात को हम चोरी कहते हैं। संहिता भी लगभग इसी तरह की बात कर रही है, बस इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मल वे में बातें की जा रही। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एसेंशियल्स क्या क्या हैं थेफ्ट के। तो सबसे पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जैसा कि उस परिभाषा से ही हम एसेंशियल्स को निकालते हैं, यानी उसको अलग अलग करके। तो सबसे पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए संपत्ति, विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और जिसके कब्जे में है उससे पूछे बिना या उसकी सम्मति के बिना, मूविंग द प्रॉपर्टी, और ऐसे बेईमानी पूर्वक लेने के लिए संपत्ति को हटाना। ये 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के, और ये इंग्रेडिएंट्स अगर फुलफिल होते हैं तो इसी बात को हम चोरी के नाम से जानते हैं। यदि आपको किसी एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करनी है तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ पहले लिख करके फिर इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को 2-2, 3-3 लाइनों में इसकी व्याख्या कर देंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। और लास्ट में आप 2 या 3 जो भी केस लॉज याद हैं आपको, या एग्जाम्पल्स बता के, इलस्ट्रेशंस बता के, यही आपके आंसर राइटिंग का तरीका हो। अब इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अलग अलग बात करें, उनकी क्या विशेषता है, क्या इसका मतलब है। तो अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन, पहला इंटेंशन आपका है, पहला इंग्रेडिएंट्स है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी बेईमानी पूर्वक लेने का आशय। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक लेने का आशय। एनिमो फोरेंडी इंटेंशन टू स्टील, यानी चोरी करने के आशय को ही एनिमो फोरेंडी, यानी लेने के आशय यानी चुराने के आशय की बात की जा रही है कि चुराने का आशय हो, इसी बात को हम लोग बेईमानी से लेने का आशय करें। जब तक ये चुरा लेने या ले लेने का आशय नहीं होगा बेईमानी पूर्वक, तब तक चोरी अपने आप में कंप्लीट नहीं होगी, भले इसके 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हों। और चोरी के अपराध में विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही इसके कोई भी 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाए, कोई एक इसका इंग्रेडिएंट्स मिसिंग होगा तो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा चोरी के रूप में, भले वो दूसरा ऑफेंस बन रहा हो, चोरी कंप्लीट नहीं होगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस 5 में से कोई भी इसका इंग्रेडिएंट्स मिसिंग होगा तो वो इंग्रेडिएंट्स मिस होते ही चोरी का ऑफेंस नहीं बनेगा। और हम लोग बात करेंगे फिर लास्ट में कि कैसे वो दूसरा अपराध बन सकता है। तो अब यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27 एज एन इंटेंशन टू काज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, और ये विशेष ध्यान रखना है जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं कि और रॉन्गफुल लॉस, यानी किसी एक व्यक्ति को नुकसान होना या किसी एक को फ़ायदा होना, ये कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन मान लिया जाएगा। एक व्यक्ति को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान, ये
हमेशा आवश्यक नहीं है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूट हो। कोई एक भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया यानी किसी एक को लाभ हो गया तो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, किसी एक को हानि हो गई तो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। द इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी, और ऐसा इंटेंशन, ऐसा बेईमानी पूर्वक आशय संपत्ति लेते समय होना चाहिए। संपत्ति लेने के बाद अगर ऐसा इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट होता है या आशय निर्मित होता है तो ये चोरी का अपराध नहीं होगा, ये तब बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग में कन्वर्ट हो जाएगा। चोरी का अपराध नहीं होगा अगर लेते समय बेईमानी पूर्वक आशय नहीं था। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो इफ़ ए पर्सन टेक्स अनदर्स अम्ब्रेला बाई मिस्टेक बिलीविंग इट टू बी हिज ओन देयर इज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हेंस नो थेफ्ट, यानी कि मैं दूसरे का छाता ले लेता हूँ अपना समझते हुए तो इसका मतलब मेरा बेईमानी पूर्वक आशय नहीं था। बेईमानी का मतलब वही जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि दूसरे को हानि हो और मुझे लाभ हो जाए, ऐसा वो व्यक्ति नहीं सोच रहा छाता लेते समय, तो इसलिए उसका इंटेंशन गलत नहीं है, इसलिए ये चोरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। अब वो छाता बाद में रख ले ये जानते हुए कि मेरा नहीं है, पता चलने के बाद भी रख ले तो ये ऑफेंस दूसरा हो जाएगा, चोरी नहीं होगा। चोरी में मेन मामला यही है कि लेते समय और वो बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए ही इस वस्तु को हटाएगा तब चोरी कॉन्स्टिट्यूट होगी। अब इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं आई, जे और के, जहाँ की कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी दे रहा है रिपेयरिंग के लिए या गिरवी रख रहा है अपनी घड़ी को, और यदि उस घड़ी की रिपेयरिंग के लिए कोई ड्यू नहीं है और वो अपनी घड़ी ले लेता है तो यहाँ पे कोई थेफ्ट नहीं होगी क्योंकि बेईमानी नहीं है। और कोई ड्यूज़ है उसका या कोई लोन लिया है उसने उसी घड़ी के ऊपर और उस लोन के रहते हुए उस ड्यूज़ के रहते हुए घड़ी अपनी ले लेता है तो ये थेफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। और यहीं पे एक क्वेश्चन का आंसर ये भी है आपके लिए कि क्या अपनी ही संपत्ति की चोरी की जा सकती है, तो निश्चित रूप से इस इलस्ट्रेशन में आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी रिपेयरिंग के लिए देता है और रिपेयरिंग का पैसा न देना पड़े इसलिए घड़ी चुपके से उठा लाता है, तो इसे हम मानेंगे कि ये यानी दुकानदार से पूछे बिना घड़ी उठा लाता है तो मान लिया जाएगा कि अपनी ही संपत्ति की चोरी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। और अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए एक एग्जांपल ये भी दिया जाता है कि आप की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट या कोर्ट के द्वारा अटैच कर ली गई और उस अटैचमेंट के प्रोसीजर को फॉलो किए बिना यानी उस अटैचमेंट को रिलीज़ कराए बिना कोर्ट से या गवर्नमेंट से आप उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं तो वहाँ भी अपनी ही संपत्ति की थेफ्ट बन जाती है या ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट्स है इसका मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 221 BNS इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड अटैच्ड टू द लैंड और फास्टेन टू द अटैच्ड थिंग्स, यानी भूमि पे बना हुआ आपका मकान है और मकान में लगे हुए खिड़की और दरवाजे जो अस्थायी रूप से मकान से जुड़े हुए हैं, तीनों वस्तुएं अचल संपत्ति हैं और इसलिए ये चोरी का विषय वस्तु नहीं है क्योंकि इनको लेकर के जाया नहीं जा सकता। यही बेसिक इसका कंसेप्ट है। अब पहले जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन दी गई थी IPC में, वहाँ पे केवल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का उल्लेख किया गया था, मूर्त संपत्ति की बात की गई थी। लेकिन अब BNS में कॉर्पोरियल वर्ड हटा लिया गया, तो कॉर्पोरियल वर्ड हटाते ही इसका मतलब निकला कि अब कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी इसमें शामिल हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्टोलन अनलेस इट इज़ सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ, यानी जब तक ज़मीन से उसे अलग नहीं किया जाएगा तब तक थेफ्ट नहीं हो सकती। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपका इलस्ट्रेशन A, जिसमें कहा गया है कि पेड़ जो है ज़मीन से लगा हुआ है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे काट करके अलग किया गया वो चोरी की विषय वस्तु बन जाएगा और जैसे ही वो अलग हुआ चोरी भी कंप्लीट हो गई क्योंकि वो हट गया अपने स्थान से। अब इसके लिए केस लॉ के लिए रामादीन, ये 1902 का पुराना केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ह्यूमन बॉडी वेदर लिविंग और डेड, यानी मानव की जो शरीर है वो चाहे जीवित हो या मृत हो वो दोनों इसमें फाल नहीं करते हैं, यानी इनकी चोरी संभव नहीं है। लेकिन यही मानव शरीर यदि किसी म्यूजियम में रखा हुआ है, किसी साइंटिफिक रीजन के लिए रिसर्च के लिए रखा हुआ है, हॉस्पिटल में रखा हुआ है, तो वो चोरी का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा और उसकी चोरी की जा सकेगी। चंडी कुमार दास अबनीधर रॉय, ये 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें कहा गया कि मछली यदि वो सामान्य नदी में है, नहर में है, जहाँ की स्वतंत्र रूप से है, किसी का उस पर कब्जा नहीं है, तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं बनेगी। लेकिन अगर किसी के अपने तालाब में है जिस पे किसी का कब्जा है या किसी को लाइसेंस मिला हुआ है उस तालाब से मछली पकड़ने का, तो वो चोरी की विषय वस्तु मछलियाँ बन जाएंगी। प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी के कब्जे में जब तक संपत्ति नहीं होगी तब तक वो चोरी का विषय वस्तु नहीं होगी। और कब्जे का मतलब कि अब यहाँ दो बात हमें समझनी है कि यानी स्वामित्व का होना तो चोरी के लिए आवश्यक नहीं है कि स्वामी से संपत्ति ली जाए, ऐसा आवश्यकता नहीं है।
बल्कि केवल किसी व्यक्ति के कब्जे से लेना ही चोरी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। और दूसरा ये सेंस इस तरह से लेना है कि कोई वस्तु यदि किसी के कब्जे में ही नहीं है, जैसे सड़क पे गिरा हुआ कोई सामान है, प्राकृतिक रूप से कहीं उपलब्ध कोई सामान है, जंगल में जंगली जानवर हैं, चिड़िया है, तो ये किसी के कब्जे में नहीं है, रेस नलियस के नाम से इनको हम जानते हैं, यानी स्वामित्व विहीन संपत्तियां इनको हम मानते हैं। तो इन संपत्तियों की चोरी नहीं होगी और केवल कब्जा चाहिए, स्वामित्व नहीं चाहिए। तो इन दोनों सेंस में पोजीशन को हम लोगों को देखना है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ सम अदर देन द एक्यूज, यानी अभियुक्त के अलावा किसी व्यक्ति के कब्जे में हो चोरी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। एज पर सेक्शन 3(3) पोजीशन ऑफ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट इज इन दैट पर्सन्स पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, यानी कि पति ने पत्नी को सामान दिया हो, पत्नी ने पति को दिया हो, यानी स्पाउस हो गया, इसके बाद सर्वेंट या क्लर्क को सामान दिया गया हो, तो ये तब भी यही माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने दिया हुआ है उसी के कब्जे में सामान है। यानी कि वो पत्नी लेकर के चली जाए, वो क्लर्क या सर्वेंट लेके चला जाए, तो उस देने वाले के अगेंस्ट चोरी का अपराध कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। पोजीशन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ये वास्तविक भी हो सकता है और अन्वयिक भी हो सकता है, ये दोनों तरह का पोजीशन हो सकता है। ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, पोजीशन इज सफिशिएंट। अब इसके लिए एग्जांपल क्या, इफ़ ए सर्वेंट एंड क्लर्क स्टील्स हिज मास्टर्स गुड्स द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड बिकॉज द गुड्स वेयर इन पोजीशन ऑफ द मास्टर, जैसा मैंने पहले कहा, मालिक के अगेंस्ट ये चोरी हो जाएगा क्योंकि मास्टर के कब्जे में वो संपत्ति मानी जाती है। और इसमें जो इलस्ट्रेशन F और G दिया गया है, जहाँ की कहा जा रहा है कि एक रोड पे अंगूठी पाता है, तो रोड पे अंगूठी पा रहा है, वो किसी के कब्जे में नहीं है, तो चोरी माना जाएगा। और दूसरे इलस्ट्रेशन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के घर के टेबल पे एक अंगूठी पड़ी हुई है और दूसरा व्यक्ति उसे लेता है, तो माना जाएगा कि उसने चोरी की, क्योंकि टेबल पे रखी हुई है तो वो स्वामी के कब्जे में है, जिसका घर है उसके कब्जे में वो माना जाएगा। अब इसके बाद इसमें केस लॉ है R वर्सेस थॉमसन, और इस केस में ये पुराना इंग्लिश केस है। ओल्ड लेडी बाइंग ए टिकट, यानी एक वृद्ध महिला है जो टिकट खिड़की के पास जाती है, भीड़ है वहाँ, तो टिकट के सबसे नज़दीक व्यक्ति को अपना पैसा देती है कि मेरे लिए टिकट ले लो, और वो व्यक्ति पैसा लेकर के भाग जाता है, तो इसे चोरी माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि लेडी ने केवल उस व्यक्ति का हाथ यूज किया था, न कि उसे कब्जा दिया था, तो यानी कि माना गया कि उस लेडी के कब्जे से ही वो पैसा लेकर के गया। राम शरणगत सिंह 1966 का ये केस है, और इसमें कहा गया कि यदि A और B दो व्यक्तियों का ज्वाइंट पोजीशन है किसी प्रॉपर्टी पे, यानी या ओनरशिप है ज्वाइंट, और इनमें से कोई एक व्यक्ति उस सामान को ले ले डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो इसे भी चोरी माना जाएगा। यानी संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा लेना भी ये चोरी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। टेकिंग विदाउट कंसेंट, यानी सम्मति के बिना, यदि सम्मति है तो फिर किसी भी रूप में वो चोरी का अपराध नहीं है, क्योंकि यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है इसका। और लेते समय यदि सम्मति, बाद में सम्मति नहीं होती, बाद में दुर्भावना आती है, तो भी चोरी नहीं होगा, अपराध दूसरा हो जाएगा। द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ पर्सन पोजीशन एज पर सेक्शन 28, और ऐसी सम्मति जो है धारा 28 में बताए गए नियमों के अधीन होगी, अर्थात कि ये मिसकंसेप्शन में ना हो, यानी फैक्ट के छिपाने की वजह से ना हो। इसके बाद क्या क्या और होना चाहिए कि कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरी, यानी कि स्वतंत्र सम्मति हो, स्वेच्छा से दी गई हो। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नॉट वैलिड कंसेंट, यानी जैसा मैंने कहा कि छल कपट से या तथ्यों के दुर्व्यवदेशन के द्वारा सम्मति ली गई होगी, तो वो सम्मति सही सम्मति नहीं मानी जाएगी। इफ़ ए पर्सन बारोज ए बुक विथ कंसेंट एंड लेटर डिसाइड्स टू कीप इट परमानेंटली, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट नॉट अराइजेज एट द मोमेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज फॉर्म, यानी कि पहले तो वो सम्मति से ली गई बुक, और लेकिन बाद में वो सोचता है कि अब मैं नहीं दूंगा या नहीं देना चाहता, तो जब उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन अराइज हुआ तो वो थेफ्ट नहीं बनेगा, वो मिस एप्रोप्रिएशन के ऑफेंस में चला जाएगा। और लेते समय यदि दुर्भावना होगी तब ये चोरी बन जाएगा। अब इलस्ट्रेशन M इसका इलस्ट्रेशन बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। A बीइंग ए फ्रेंडली टर्म्स विथ Z, यानी Z की लाइब्रेरी है और Z के साथ A का मित्रवत व्यवहार है, तो A समझता है कि मुझे पुस्तक पढ़ने का अधिकार है और इसलिए पुस्तक को लेकर के पढ़ने के लिए चला जाता है, तो ये चोरी नहीं है। लेकिन वो ये समझते हुए कि Z नहीं देख रहा है मुझे और जा करके बुक ले लेता है, तो ये चोरी को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। हनुमंता 1872 का ये पुराना केस है। पोजेशन ऑफ वुड बाई ए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हु इज़ ए सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंस्पेक्टर जो है वहाँ देख रेख करता है और वो किसी व्यक्ति को लकड़ी ले जाने के लिए कह देता है, और बिना
वास्तविक मूल्य चुकाए हुए लकड़ी का या जो अथराइज्ड परमिशन है गवर्नमेंट की वो लिए बिना उसे ले जाने देता है, तो माना गया कि वो चोरी होगा, क्योंकि ये व्यक्ति इंस्पेक्टर जिसने की अनुमति दी थी, ये ऐसी अनुमति देने के लिए अथराइज्ड नहीं था कि बिना फ़ी या बिना रिम्यूनरेशन दिए हुए लकड़ी ले जाई जाए। तो इस यहाँ पे माना गया कि ये जो अनुमति इंस्पेक्टर द्वारा दी गई थी, निरीक्षक द्वारा दी गई थी, ये प्राधिकृत सम्मति नहीं थी, इसलिए इसे सम्मति न मानते हुए चोरी का अपराध माना गया। मूविंग द यानी कि सम्मति ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जो प्राधिकृत हो और सही तरीके से सम्मति दी जाए। तो सही तरीके का मतलब कि वो फ़ी लेता उस लकड़ी के लिए, जो उसके जेन्युइन चार्जेज हैं वो लेता और सही तरीके से परमिशन दी जाती, यानी रिसीट उसकी बनती और ये पैसा जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता, तब ये सही अनुमति और प्राधिकृत अनुमति मानी जाती। मूविंग द प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को हटाना। देयर मस्ट बी सम मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश द टेकिंग, यानी लेने का जो कार्य है वो कुछ न कुछ उसके पोजीशन में कोई न कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए, तभी इसे हम चोरी मानेंगे। लेकिन वास्तव में ले लिया जाना आवश्यक नहीं है, केवल उसे हटा देना ही सफिशिएंट हो जाएगा। और इसका जो इलस्ट्रेशन दिया गया है आपके बेयर एक्ट में, इसका इलस्ट्रेशन एच इस बात के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर जाता है और उसके टेबल पे घड़ी, अंगूठी, कुछ भी पड़ा हुआ देखता है और वो समझता है कि अभी मैं ले लेता हूँ तो मेरी तलाशी ली जाएगी, इसलिए बचने के लिए वो वहीं उसी के व्यक्ति के घर में जिसका सामान था उसी के घर में कहीं छिपा देता है ताकि मैं इसे बाद में लूँगा। तो यहाँ जैसे ही उसने छिपाया या उस टेबल से हटाया, चोरी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, वास्तव में लेना आवश्यक नहीं है। इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट इज सफिशिएंट, यानी वही थोड़ा भी आपने हटा दिया तो चोरी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीट एज सुन एज द प्रॉपर्टी इज मूव्ड, जैसे ही हटाया गया चोरी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, लेना आवश्यक नहीं है। रिमूविंग ए पर्स फ्रॉम समवन्स पॉकेट इवन इफ नॉट फुली टेकन अवे अमाउंट टू थेफ्ट वंस इज मूव्ड, यानी जैसे ही उसका पर्स हटेगा चोरी हो जाएगी, भले ही वास्तव में आपने लिया ना हो या आपने प्राप्त ना किया हो। के.एन. मेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का ये इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट पे, और ये सुप्रीम कोर्ट का 1953 का केस है। प्यारेलाल भार्गव वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1963 का केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए कि के.एन. मेहरा ने हवाई जहाज़ लिया था गवर्नमेंट के पोजीशन से या एकेडमी के पोजीशन से, उड़ाया था उसे और फिर हवाई जहाज़ प्राप्त कर लिया गया था, फिर भी चोरी के लिए दोषी माना गया। और प्यारेलाल भार्गव में भी व्यक्ति फ़ाइल ले जाता है ऑफिस से और फिर फाइल ला करके उसमें से 1-2 पेपर चेंज करके फाइल रख देता है, तो यहाँ भी माना गया कि ये दोनों व्यक्ति चोरी के लिए दोषी हैं, भले ही उन्होंने सामान वापस कर दिया या कुछ क्षणों के लिए सामान लिया गया था। तो यानी इससे ये प्रूव होता है कि परमानेंट सामान का लिया जाना चोरी के लिए आवश्यक नहीं है। कंक्लूजन, दस थेफ्ट कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट taking of movable property out of another's possession without consent and with movement of the property. Absence of any one these ingredients will not constitute theft under section 303 BNS, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अब एकेडमिक पर्पज़ के लिए पनिशमेंट को जानना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ये इसमें कुछ नए चेंजिंग की गई हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको देखना होगा। पहले जो पनिशमेंट आईपीसी में थी थेफ्ट के लिए, वो सिंपल केवल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन और बोथ, यानी फाइन या इम्प्रिजनमेंट या दोनों दिया जा सकता था। तो इसे आज भी अभी भी बनाए रखा गया है। पहला ये है तरीका पनिशमेंट का थेफ्ट के लिए। दूसरा, यदि वो व्यक्ति यानी अभियुक्त दूसरी बार चोरी करता है, ये प्रोविज़न आईपीसी में नहीं था और इसके लिए अलग से प्रोविज़न किया गया था आईपीसी में, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में चोरी के साथ कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं था। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस मिनिमम 1 year एंड मैक्सिमम 5 year, यानी यदि वो व्यक्ति दूसरी बार या और उसके आगे भी चोरी करता है तो कम से कम उसे 1 वर्ष का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास उसे दिया जा सकता है। और यदि वो चोर या अभियुक्त 5,000 रुपये से कम की चोरी करता है और वो प्रथम अपराधी है, उसने पहले कोई चोरी नहीं की है, तो और वो सामान वापस कर देता है या सामान की वैल्यू वापस कर देता है, तो उसे केवल सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, यानी उसे कारावास नहीं भेजा जाएगा या कोई फ़ाइन उसके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। अब अगर आप इसे एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो एज इट इज़ इसमें से जो भी पॉसिबल हो उस एग्ज़ाम के टाइमिंग के हिसाब से, वहाँ आपके पास जो पेजेज हों, नंबर ऑफ पेजेज, कई एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड पेजेस दिए जाते हैं, तो बेसिक जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप केवल हेडिंग्स लिख करके, बिल्कुल 1-1, 2-2 लाइन लिख करके आप अपना आंसर कर सकते हैं और यही आपके आंसर का तरीका होगा। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो,
आगे भी आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सजेशंस भी अपने दें कमेंट के माध्यम से कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और किस तरह से आगे और आपको वीडियो देखना पसंद है। थैंक यू।